हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा न्यायालय में या पिक्चरों में कि जब जहाँ पर जज सुनवाई करता है मामले की, तो जज के ठीक पास एक मूर्ति रहती है जिसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है और वो एक तराजू ली होती है। आखिर उस तराजू का क्या मतलब होता है, आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन टॉपिक है वो आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो उस तराजू का कहने का मतलब होता है कि साक्ष्य को कभी गिना नहीं जाता, साक्ष्य हमेशा तौला जाता है, जिससे किसी भी वाद पर निर्णय दिया जा सके या किसी भी मुकदमे की सुनवाई की जा सके। अब न्यायालय जब किसी भी वाद की जब सुनवाई करता है या निर्णय देता है, तो वह कभी भी साक्ष्यों की संख्या पर या जो गवाही देने आते हैं उनके संख्या पर निर्भर नहीं करता, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। कभी कभी क्या होता है, किसी मुकदमे में मान लीजिए कि कोई अगर वाद चल रहा है और वादी और प्रतिवादी, मतलब पीड़ित और जिसने अपराध किया है, कभी कभी क्या होता है कि अपराधी की तरफ से 6-7 लोग आके गवाही देते हैं कि नहीं, अपराधी ने ऐसा अपराध नहीं किया है, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी केवल एक बात पर या उसके केवल एक गवाह पर न्यायालय को ये सुनिश्चित हो जाता है, यह डिसाइड हो जाता है कि नहीं, पीड़ित व्यक्ति सच में पीड़ित है और इसके साथ अपराध हुआ है, जिसके तहत न्यायालय अपना निर्णय सुनाती है। तो हमेशा साक्ष्य को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। अब ये चीज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 स्पष्ट करती है कि साक्ष्य कभी भी विशिष्ट संख्याओं को देखकर नहीं दिया जाता, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है ना। और इस पर अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है हीरालाल बनाम स्टेट AIR 1971 SC सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह तर्क दिया गया कि केवल एक गवाह के परिसाक्ष्य पर सजा देना खतरनाक हो सकता है। तो जो जज थे, न्यायमूर्ति थे रोहतगी, उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में या हमारे किसी भी कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि न्यायाधीश भी कंप्यूटर नहीं होता है। वो भी अगर किसी मुकदमे का निर्णय करता है, किसी वाद का निर्णय करता है, तो वो अपने विवेक के आधार पर करता है और वो सोच समझ के करता है, सबूतों की संख्या को देखकर या साक्ष्य की संख्या को देखकर कभी भी निर्णय नहीं देता है। ठीक है। तो ये इस बात का क्लियरेंस हो गया कि आखिर वो जो कानून की देवी होती है वो तराजू क्यों लेती है। वो इस बात का सिंबल है कि साक्ष्य को कभी भी गिना नहीं जाता, हमेशा तौला जाता है। ठीक है। अब हम इसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि सुनी सुनाई बातों को कभी भी सबूत के तौर पर नहीं माना जाता। मतलब हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। सुनी सुनाई बातों को कभी भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाता, लेकिन इन बातों पर कुछ चीजें अपवाद हैं। अब इन पर कुछ चीजें अपवाद क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, रेजेस्टा का जो नियम बताया था कि एक जैसा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 कहती है कि जब किसी अपराध से घटित घटनाएं का सब व्यवहार एक जैसा मिलता है तो वहां पर उस चीज को साक्ष्य माना जाता है। ठीक। दूसरा अपवाद क्या है कि स्वीकृति, मतलब एडमिशन, जो धारा 17 में परिभाषित है, जिसकी डेफिनेशन धारा 17 में लिखी है, तथा धारा 18, 19 और 20 की परिस्थितियों में इन धाराओं की परिस्थिति बना दी गई। मतलब ये चीज अपवाद है, एक रेस जेस्टा का नियम और एक धारा 17 जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है। 18, 19, 20 इन सब चीजों में सुनी सुनाई बातों को सबूत दिया जाता है जब वो घटनाएं एक जैसी घटित होती हैं और उनके व्यवहार एक जैसे मिलते जुलते हैं। किसी ऐसे साक्षी का कथन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है और साक्षी के रूप में बुलाया जाता है, तो उसको भी कोर्ट क्या करता है, एडमिसल करता है, न्यायाधीश एडमिसल करता है, उसको सुनता है।
सामान्य व्यापार के अनुक्रम में रखी जाने वाली लेख पुस्तिका में की गई प्रविष्टियां धारा 34 के अंतर्गत भी इनको लिया जाता है। ठीक, ये तो हो गए इन मुद्दों पर बात। अब अगर हम बात करें अगला कि प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब हो गया कि जब कोई ऐसा तथ्य जिसे देखा जा सकता है तथा इस तथ्य का साक्ष्य कोई व्यक्ति दे रहा है जिसने उस चीज को सामने देखा है, मतलब सुना नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति से, देखा है, तो उसको हम डायरेक्ट एविडेंस मतलब प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आ नाम का कोई व्यक्ति जिस पर बा को पीटने का आरोप है, और जब आ बा को पीट रहा था तो वहां सा नाम का एक व्यक्ति जिसने आ को पीटते हुए देखा, उसने आके कोर्ट में कहा, तो बा नाम का व्यक्ति कहता है कि आ नाम तो इन दोनों के बीच में जब वाद चलता है न्यायालय में, तो आ नाम का व्यक्ति कहता है कि बा नाम का जो व्यक्ति है उसने मुझे गाली दी थी इसलिए मैंने उसको पीटा। तो सा नाम का व्यक्ति इस बात की गवाही देता है कि हाँ, बा नाम के व्यक्ति ने आ नाम के व्यक्ति को गाली दी थी इसलिए आ नाम के व्यक्ति ने बा को पीटा। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष साक्ष्य हो गया, डायरेक्ट एविडेंस हो गया, जिसको सा ने अपनी आंखों से देखा, उसी समय पर देखा, तो उसने ये चीजें बताई, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं कि अब रही बात एविडेंस की, तो एविडेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। तो प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, ओरिजिनल कॉपी होती है, और द्वितीयक साक्ष्य उसकी प्रतिलिपि होती है। ध्यान से सुनना, प्राथमिक साक्ष्य जो होता है वो ओरिजिनल कॉपी होती है, और द्वितीयक साक्ष्य जो होता है वो उसकी प्रतिलिपि मतलब फोटो कॉपी होती है। ठीक, जिसको धारा 63 के अंतर्गत एक विधि से निर्मित किया गया। जो प्राथमिक साक्ष्य होता है वो प्रत्येक दशा में सबसे ऊंचा साक्ष्य होता है, सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। ठीक, द्वितीयक साक्ष्य जो होता है वो गौण साक्ष्य होता है, डुप्लीकेट। किसी दस्तावेज को साबित करने हेतु तो प्राथमिक साक्ष्य मूल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, यह एक आम नियम है। डुप्लीकेट साक्ष्य प्राप्त नहीं दिखा सकते, हमको प्राथमिक साक्ष्य दिखाना पड़ेगा। ठीक, किसी दस्तावेज को साबित करने हेतु तो द्वितीयक साक्ष्य एक अपवाद है जिसको धारा 65 के अंतर्गत दिखाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन धारा 65 के अंतर्गत दिखाया जा सकता है, तब जब प्राथमिक साक्ष्य खो गया हो, जल गया हो, तब द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की सूचना का नियम लागू नहीं होता है, मतलब जो प्राथमिक साक्ष्य है उसको हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन द्वितीयक साक्ष्य को धारा 66 के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उससे पहले प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। हमको ये बताना पड़ेगा कि हम क्यों द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका रीजन देना पड़ेगा कि प्राथमिक साक्ष्य जल चुका है या खो चुका है, जिसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इसकी एक प्रतिलिपि हमारे पास रखी है जो हम धारा 66 के अंतर्गत दिखा सकते हैं। ठीक, अब इसमें बात आती है कि हम किन परिस्थितियों के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य को दिखा सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। कब दिखा सकते हैं, पहला तो मैंने आपको बताया, तो जल गया हो, खो गया हो। दूसरा पॉइंट, जब मूल दस्तावेज विपक्षी के कब्जे में हो, तब भी ये पॉइंट उठता है। जब मूल दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के कब्जे में हो जो न्यायालय की पहुंच से बाहर हो। मान लो जो मूल दस्तावेज है जो वादी के पास था और डुप्लीकेट ने दिखाया कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो वो बताएगा न्यायालय को कि जो मूल दस्तावेज है वो वादी के पास जब्त है और वो शहर से बाहर है या क्षेत्र से बाहर है। और कब दिखा सकता है, जब मूल दस्तावेज एक लोक दस्तावेज हो। ठीक, अगला पॉइंट, जब मूल दस्तावेज आसानी से चलामान हो, मतलब वो आसानी से कहीं भी जा सकता हो। जब मूल दस्तावेज ऐसा हो जिसकी प्रमाणित प्रतियां देने की अनुमति इस अधिनियम के अंतर्गत हो, मतलब द्वितीयक जो साक्ष्य है वो उसको उन परिस्थितियों में दिखाया जा सकता है जब प्राथमिक साक्ष्य इन सब बातों का लागू करता हो। जब मूल दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के कब्जे में हो जो इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो, तो भी दिखाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा
और अगर आपको लॉ से रिलेटेड या जुडिशरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो चाहे तब इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना मत करिए। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। अगर आप हमसे बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, अगर कोई सीनियर एडवोकेट देख रहा है, अगर मैंने कुछ गलती करी हो तो आप प्लीज़ सुझाव दे सकते हैं कि सर आपने यहाँ ऐसा ऐसा बोला है, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम भी कोई कंप्यूटर नहीं है, हम भी जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं बुक में, CLP में, उसी चीज़ को आपको बताते हैं। कहीं गलती हो तो उसको माफ़ करिएगा, और आग्रह यही है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, घर पे बने रहिए, और जितनी भी बातें मैं बताऊं उसको आप पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। धन्यवाद।